हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 2019 क्वेश्चन पेपर। आज का जो वीडियो है वो अपन जो है आपके 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है अपन उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, जिसमें देखिए अपने प्रीवियस वीडियो में अपन है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की अपन बात कर चुके हैं। आज के अपने इस वीडियो के अंदर है अपने उसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो अपने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हुए हैं अपना वीडियो। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें अपन बात करें, जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें जो 7th क्वेश्चन है वो किस तरह से है। तो उस आपका 7th जो क्वेश्चन है उसको आपके पूछा गया है 7th क्वेश्चन में कि अंतर तल आपका जो लंघन है जिसको ICS बोला जाता है के बारे में बताइए। कि यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि भाई ये जो अवस्था है वो कब बनती है। तो यहाँ पर देखिए ये अपन बात करें कि भाई ये चीज़ किस तरह से है। तो ये सामान्यतः ये जो क्वेश्चन है वो आपकी मल्टीप्लिसिटी बहुलकता है उससे रिलेटेड दिया गया है, जहाँ पर अपन बात करें कि कोई ट्रांजिशन है क्या किया जा रहा हो, संपन्न किया जा रहा हो, तो उसमें आपको ये अवस्था देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः इस प्रकार के जो प्रक्रम है उसमें कोई अणु है वो सामान्यतः आपकी एकक बहुक अवस्था है, सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी है। इस बहुकता से आपका क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिशन है वो किस में जाएगा, त्रिक बहुकता अवस्था उसमें परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः इस बहुलक जो बहुकता अवस्था है उसमें जो संक्रमण है उसके द्वारा क्या किया जा रहा हो, ये जो संक्रमण होता है सामान्यतः विकिरण रहित होता है। कि भाई ये जो आपका ट्रांजिशन होगा कैसा होगा, नॉन रेडिएशन। तो यहाँ पर नॉन रेडिएशन आपका बहुकता संपन्न होता है कि भाई ये आपकी एकक अवस्था से त्रिक अवस्था में क्या होता है, ट्रांजिशन आपका होता है। तो यहाँ पर बात करें कि इसमें सामान्यतः ट्रांजिशन है वो क्या होता है, विकिरण रहित होता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इसमें जो आपका ऊष्मीय उत्सर्जन होगा उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। कि भाई इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि आपकी जो उसमें विकिरण निकलेंगे क्या होंगे, बहुत कम गति से निकलेंगे। और गति का मान लगभग जो बताया गया है 10 की घात -8 से इसके बीच का। यहाँ पर देखिए 8 की 9 लिख लें इस, कि भी इस अवस्था के अंदर अपन बात करें एकक बहुक अवस्था से त्रिक अवस्था में आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और ये सामान्य ट्रांजिशन विकिरण रहित होता है। सामान्यतः यहाँ पर जो उष्मा आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे अपन ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, ये ऊर्जा आपकी क्या होती है, बहुत कम मात्रा में यानी बहुत कम गति से क्या होती है, उत्पन्न होती है। जिसमें अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो विकिरण है इसकी मात्रा 10 की घात -9 से 10 की घात -2 तक है, वो आपको जो उत्सर्जन है विकिरणों का देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत कम अवस्था वाला होता है। तो किसी भी आपकी मल्टीप्लिसिटी में इस तरह का जो आपकी ट्रांजिशन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अंतरतल लंघन। कि भाई यहाँ पर ये जो वर्जित कंडीशन है ये उसके लिए ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये किसके लिए है, आपका जो वर्जित अवस्था है या वर्जित उत्सर्जन कह दें, उसके लिए इस तरह का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था अंतरतल लंघन। और
जो किससे रिलेटेड था, आपके मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने इसका अगला क्वेश्चन अपने इसमें देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके जो आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन है सामान्यतः क्या बताया गया है कि आज जो आपका IR स्पेक्ट्रम है सामान्यतः जो ध्रुवीय अणु है उसके लिए किस प्रकार संपन्न किया जाता है समझाना है। मतलब यहाँ पर अपने को क्या बताना होगा कि भाई ये जो ध्रुवीय अणु है वो किस तरह से आपका ये जो आपके बात करें कि IR स्पेक्ट्रम दिखाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन IR स्पेक्ट्रम ध्रुवीय अणु के लिए। तो सबसे पहले बात करें IR इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। तो यहाँ पर अपन बात करें कि भाई ध्रुवीय अणु के लिए जो है IR स्पेक्ट्रा है उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई, यानी कुछ शर्तें दी गई है। उन शर्तों की अगर पूर्ति होती है तभी क्या करेंगे, कोई अणु है वो क्या करेगा, इंफ्रारेड अवरक्त स्पेक्ट्रा है वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले बात करें कि भी कोई अणु है उसमें उसकी कंपन आवृत्ति और विकिरण की जो आवृत्ति है दोनों ही क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या बताया है कि जो अणु है उसकी कंपन आवृत्ति, एक तो इसकी, और दूसरी जो आपका विकिरण है उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान। ठीक है, साथ में क्या बताया गया है, क्योंकि यहां पर कंपन आवृत्ति के दौरान जो आपका ध्रुवीय अणु है वो क्या करेगा, लगातार दोलन करता रहेगा। कि भाई ये चीज़ क्यों बताई है इस कंडीशन में कि यहाँ पर आपका जो ध्रुवीय अणु है वो लगातार क्या करेगा, दोलन करेगा, मतलब वो जिगजैग आपकी गति करेगा। और यहाँ पर बात करें कि इस दोलन के कारण क्या है कि जो आवृत्ति है उसकी विकिरण आवृत्ति है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इस दोलन के फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है कि आपके जो कंपन आवृत्ति है और जो आपकी विकिरण आवृत्ति है दोनों ही क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और इसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपका जो अणु है क्या करेगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेगा। इसी अवस्था पर क्या किया जाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रा बनाएगा। दूसरी कंडीशन सुनिए, ये तो आपकी पहली शर्त थी, दूसरी शर्त सुनना है। दूसरी शर्त में क्या बनाया गया कि भाई कोई अणु है उसके आपके परिणाम स्वरूप उसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। कंपन में क्या हुआ कि उसमें कोई अणु है उसमें कंपन हुआ तो कंपन आपके तभी उत्पन्न होंगे। तो कंपन ये फलस्वरूप क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण आपको इसमें देखने को मिलेगा। और द्विध्रुव आघूर्ण में जो परिवर्तन होगा तो यहाँ पर देखिए क्या बताए कि इस द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर भी क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न किया जा रहा है उसकी परिमाण और उसकी दिशा दोनों ही क्या होंगी, आपके किस अवस्था में देखने को मिलेगी कि ये दोनों ही चेंजेबल होगी, कि ये क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि अणुओं के अंदर क्या होगा, कंपन के परिणाम स्वरूप क्या है, आपका द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। कि भाई दूसरी कंडीशन ये देगी कि अणुओं में कंपन के परिणाम स्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और सामान्यतः ये जो आपके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन है, एक तो आपका
परिमाण और दूसरा इसमें दिशा, दोनों ही जो है आपके कंडीशन में हो सकता है कि दोनों इसमें इस तरह से आपको ये जो चेंज है वो आपको क्या किया जाएगा, देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से क्या होगा कि ये क्या होगा, इसमें परिवर्तन आएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, परिवर्तित होगा। और परिवर्तित होना होगा और साथ में क्या देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से जो आपका अणु है उसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है कि इसमें इसकी परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चूंकि अपन बात करें कि भाई अगर आपका यहाँ पर अपन अध्रुवीय अणु लेते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अध्रुवीय अणु में किसी तरह का द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता, कि वो क्या होता है, अध्रुवीय अवस्था में होता है, द्विध्रुव आघूर्ण में उसका मान 0 देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसके लिए बात करें कि भाई आपका अगर यहाँ पर कौन सा अणु ले लें अपन, अध्रुवीय अणु ले लें तो द्विध्रुव आघूर्ण है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 0 है। फिर बात करें कि भैया अगर ये 0 है तो यहाँ पर आपके कोई द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस में देखने को मिलेगा, कि जब आपका ध्रुवीय अणु हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका ध्रुवीय अणु होगा तो ध्रुवीय अणु के अंदर ही क्या देखने को मिलेगा, आपका द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक चीज़ और है कि हमेशा जो अणु है आपका जो है वो समनाभिकीय नहीं होना चाहिए, मतलब वो आपका अणु है वो किस प्रकार का होगा, आपके विषम नाभिकीय होगा। तो जितना ज़्यादा विषम नाभिकीय अणु होगा उसमें उतना ही ज़्यादा आपका द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्या है कि इस अणु में क्या होगी, दो असमित तनन कंपन है वो इसमें क्या किए जाएंगे, संपन्न किए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपका द्विध्रुव आघूर्ण क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। कि भाई यहाँ पर कैसी है, इसकी वजह से असमित जो तनन कंपन है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये कंपन इसमें देखिए आपके संपन्न किए जाते हैं तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको परिवर्तन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कि भाई अगर आपका ध्रुवीय अणु है तो ध्रुवीय अणु में आपका असमित तनन कंपन है वो देखने को मिलेगा। और इसमें जब आपका इस तरह से कंपन होगा तो कंपन के दौरान क्या होगा, आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, परिवर्तित होगा, मतलब यहाँ पर इसका मान लगातार बदलेगा। जिससे अपन क्या कह सकते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण में जो उपस्थिति के कारण क्या देखने को मिलेगा कि जो ध्रुवीय अणु है वो क्या प्रदर्शित करेंगे, आपका IR जो स्पेक्ट्रा है वो क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। कि अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आपका अणु है कैसा हो, अगर ध्रुवीय हो और द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता हो तो इसके द्वारा आपका IR स्पेक्ट्रम है वो आसानी से क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। कि भाई यहाँ पर यह स्पेक्ट्रम इजीली बना दिया जाएगा। तो ये था इसमें कि आपका जो आपके IR स्पेक्ट्रा है वो द्विध्रुव आपके जो अणु हैं, ठीक है, जिनमें ध्रुवीय अणु है अवस्था देखने को मिलती है, उसमें इन दो अवस्थाओं के कारण कह दें या दो शर्तों के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि IR जो स्पेक्ट्रम है वो आसानी से बना दिया जाता है। और ये आपके इस तरह से देखने को मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें असमित तनन कंपन नहीं पाए जाएंगे। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है तो इसमें
द्विध्रुव गुण तो है ही नहीं, तो द्विध्रुव गुण का मान 0, तो यहाँ पर IR स्पेक्ट्रा नहीं बनाया जाता। अगर ध्रुवीय अणु होता है तो ध्रुवीय अणु के अंदर द्विध्रुव गुण परिवर्तन होता है, असमीकरण कंपन बनते हैं और द्विध्रुव गुण में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप IR स्पेक्ट्रम आसानी से बना दिया जाता है। तो ये था आपके IR स्पेक्ट्रम के द्वारा आपकी द्विध्रुव गुण का आपके आधार पर अपन ने जो स्पेक्ट्रम बनाया जा रहा है आयरा कि IR स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक रिपीटिवली क्वेश्चन है जो आपको 2020 के पेपर के अंदर है, वो आपको बड़े क्वेश्चन के अंदर इसमें आपको देखने को मिला। जो मैंने आपको आपके 2020 का जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि जो द्वितीय कोटि की वेग स्थिरांक समीकरण है ये लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ में क्या दे रखा है कि एक तो ये लिखनी है और कंडीशन क्या दे दी कि दोनों ही अभिकारक कैसे हैं, अलग अलग हैं और उनकी जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो समान हैं। तो यहाँ पर क्या दे दी कि जैसे A और B अभिकारक है और प्रारंभिक सांद्रता समान है, तो इसका वेग स्थिरांक समीकरण लिखना है द्वितीय कोटि के लिए। तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए K इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो है अपन आपका एंटीलॉग वाला वो वैल्यू ना लिखकर अपन यहाँ पर लॉग जो वैल्यू लिया था वो उसका समीकरण लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2.303 अपॉन और नीचे क्या था T A माइनस B इंटू B अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये आपका समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर जो 1 है ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका वेग स्थिरांक समीकरण है, जिसमें अपन ने क्या बताया है कि इनकी प्रारंभिक सांद्रताएं क्या होंगी, समान होगी, और उसके लिए आपका ये समीकरण हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो इसके आधार पर अपन ने क्या लिख दिया द्वितीय कोटि के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे अपन यहाँ पर बात करें T, तो T क्या है आपका यहाँ पर समय है। देखिए अपन ने इसके लिए आपका जो कल का आपका जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने इससे रिलेटेड आपकी जो आपके बात करें इससे रिलेटेड आपका स्थिरांक है, इसके मात्रक है, इसकी विमाएँ हैं, वो अपन ने लिख रखी हैं। और बात करें आपकी A, तो A कैपिटल A अभिकारक की क्या है आपके, जिसमें बात करें अभिकारक 1 के लिए सांद्रता है या सांद्रता कहते प्रारंभिक सांद्रता। इसी तरह से बात करें यहाँ पर स्मॉल b है, यहाँ पर जो आपका B अभिकारक है उसके लिए 2, ठीक है, अभिकारक 2 की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो ये हो गया आपके द्वितीय कोटि के लिए वेग आपके नियतांक या वेग नियतांक समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है वो आपकी जो स्वतः उत्प्रेरक है उससे रिलेटेड दे रखा है। देखिए यहाँ पर अपन बात करें स्वतः उत्प्रेरक किसे कहेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं संपन्न की जाती हैं
स्वतः उत्प्रेरक। तो यहाँ पर क्या बताया, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो आपके सामान्य अभिक्रियाओं में क्या की जाती हैं कि वो जब उनकी आपके अभिकारकों की अभिक्रिया कराते हैं तो वो सामान्यतः बहुत मंद गति से संपन्न होते हैं। ठीक है, और उनमें जो उत्पाद बनता है तो क्या बताया गया है कि जब आपका उत्पाद है वो क्या करने लग जाए, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करना लग जाए, कि भाई उत्प्रेरक है वही क्या करे, आपके उत्पाद है जो है उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा, जिससे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि जो अभिक्रिया है उसकी गति बढ़ जाती है, अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है, उत्पाद है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और आपके जो अभिक्रिया का टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है उसमें जो है ये स्वतः उत्प्रेरक की अभिक्रिया कहलाती है, कि यहाँ पर जो आपका अभिकारक और आपके अभिक्रिया करेंगे तो अभिकारक के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, जब उत्पाद ही क्या करे, आपके उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करे और अभिक्रिया को तेजी से संपन्न करा दे। जैसे आपके यहाँ पर दे रखा है 2KMnO4, ठीक है, इसकी अभिक्रिया आपके ऑक्जेलिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 3H2SO4। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इसमें अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका उत्पाद बनता है 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2। ये अभिक्रिया संपन्न होती है। सामान्यतः ये अभिक्रिया होती है आपके मंद गति से, या कहते हैं भाई स्लो है ये अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इससे ये बना, कोई अंतर नहीं हुआ, अभिक्रिया बहुत मंद गति से होगी, लंबा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट है, उत्पाद के रूप में बनता है, तो क्या बताया गया है, ये मैग्नीज सल्फेट क्या करे, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करे। तो यही अभिक्रिया है वापिस क्या करेगी, तीव्र गति से संपन्न होगी। और यहां पर आपका MnSO4 है, ये अपन ने किस ले लिया, उत्प्रेरक के रूप में, मतलब यहां पर ये उत्प्रेरक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो ये इसमें डियर स्टूडेंट आपके देखने को मिलता है स्वतः उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं। देखिए एग्जाम के अंदर बात करें तो आपके जनरली ये जो अभिक्रियाएं आएंगी इस तरह से, तो ज़्यादातर शॉर्ट नोट के रूप में ही आएंगी कि आपके स्वतः उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके 2019 का जो आपके क्वेश्चन पेपर, जिसमें अपन ने आज आपके 5 क्वेश्चन हैं वो अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। आई होप यू आज का आपका वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।